हिरकुड़ी सी के मुंडा। तो बेटा मैं नोट्स टू द अकाउंट्स में बता रहा हूँ कि जो मैच्योरिटी एनालिसिस होता है जिसमें हम लोग लिखा करते थे, हमने पढ़ा था ना नोट्स टू द अकाउंट्स, डिस्कस किए थे मेरा ख्याल है हमने एरियर वाले। सर वो ये जो वो हमने ओपनिंग क्लोजिंग और डेप्रिसिएशन वाले ना नोट्स जो हम पीपी उसमें बनाते थे वो लीज मैच्योरिटी वाले हमने नोट्स अभी तक नहीं किए कंप्लीट। चले एडवांस वाला कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्वेश्चन किया होगा एक एरियर वाला, वो भी इंशाल्लाह उसका भी स्केड्यूल बना के हम कर लेंगे, ठीक है। चले नोट्स टू द अकाउंट्स हम सबसे पहले एडवांस वाले करते हैं। बहुत एडवांस वाले नोट्स टू द अकाउंट्स बहुत सिंपल है। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए बेटा, इसमें एक तो आपके पास नोट बनेगा राइट ऑफ यूज एसेट का, ठीक है। ओपनिंग, ऐड, डिलीट, क्लोजिंग, उसको तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। मैं लीज मैच्योरिटी की तरफ आ रहा हूँ, जो हमारा मेन कंसर्न है लीज मैच्योरिटी का। अब लीज मैच्योरिटी के लिए हम यहाँ पे लेट सपोज दे देते हैं जनाब नोट नंबर 25 लीज मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी एनालिसिस, और इसमें हमने क्या करना है जी, इसमें हमने लिखना है कि विद इन वन ईयर जो हमने लीज लायबिलिटी पे करनी है ना, जो मैच्योर होगी विद इन 1 ईयर, वो आपने लिखना है एक। दूसरा फिर आपने लिखना है जी मोर देन 1 ईयर बट लेसर देन, आप यहाँ पे 2 ईयर्स भी लिख सकते हैं, 3 ईयर्स भी लिख सकते हैं, 5 ईयर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी लीज टर्म है छोटी सी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 3 ईयर्स लिख देता हूँ, सर मतलब जब आपकी लीज टर्म खत्म होगी तब तक, ठीक है। वो हम इसको 3 कैटेगरी में बेसिकली बनाते हैं, 5 साल से ज़्यादा हम 3 कैटेगरी हम लोग बनाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, विद इन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर बट लेसर देन 3 ईयर्स मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप इसको फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं जनाब मोर देन 3 ईयर्स, और अगर आपने इसको डिटेल में लिखना है तो लेसर देन 5 ईयर्स, और फिर मोर देन 5 ईयर्स। 5 साल से ज़्यादा आपने इसको नहीं लेके चलना, ओके। या तो आप फिर इसको हर साल अलग अलग भी लिख सकते हैं, मोर देन 1 ईयर बट लेसर देन 2 ईयर्स, ठीक है। मोर देन 2 ईयर्स बट लेसर देन 3 ईयर्स, हर तरीके से ये ठीक है। मतलब सिर्फ आपने इसको बाइफरकेट करना है। अच्छा, अब देखिए जनाब नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लीज लायबिलिटी जो है, क्योंकि आप इसको एडवांस में पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट बाद में एक्रू होता है, पहले आप उसकी पेमेंट करते हैं, तो इस वजह से जब हमने करना ना एडवांस वाले नोट्स हमने बनाने हैं, तो जो हमने पेमेंट्स करनी है आने वाले दिनों में हम उनको लिखेंगे। मैंने कौन सी पेमेंट करनी है जी, अगले साल मैंने 38.5 की पेमेंट करनी है, ठीक है। तो विद इन 1 ईयर में कितना आएगा जी 38.5, ओके। उसके बाद देखिए अगले 2 सालों में मैंने दूसरे साल में कितनी पेमेंट करनी है जी 42.35, दैट्स इट। और मोर देन 3 ईयर में कोई है नहीं, क्योंकि मेरा लीज टर्म ही 3 साल में खत्म हो चुका है, क्लियर। ये जनाब मैंने पेमेंट करनी है। ये एडवांस्ड के अंदर या एरिया जो आपके पास एडवांस में जो आप पेमेंट करते हैं, रेंटल पे करते हैं, उनका बिल्कुल सिंपल सा जितनी आपने पेमेंट करनी है। और अगर मैं एरियर की बात करूंगा तो एरियर में क्योंकि इंटरेस्ट पहले अक्रू होगा, बाद में आप पेमेंट करोगे, तो उसमें आप इंटरेस्ट शामिल करोगे, मतलब जितनी आपकी लीज लायबिलिटी होगी। जैसे आपने लीज लायबिलिटी के 2 हिस्से बनाए थे ना, नॉन करंट, करंट, ठीक है। आपने इसी तरह जो करंट पोर्शन है वो विद इन 1 ईयर में आ जाएगा। अब नॉन करंट हम देखेंगे कि कौन कौन से साल में आपने कौन कौन सी लायबिलिटी पे करनी है, ओके। तो ये है हमारे पास किस चीज का, एडवांस वाला। एडवांस में क्या होगा, जितनी आपने पेमेंट करनी है जिस जिस साल में, ओके। तो मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, आपने नहीं मेंशन करना क्वेश्चन के अंदर, बट मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रहा हूँ आप लोगों की सहूलत के लिए कि जनाब एडवांस रेंटल के लिए ये, क्लियर। एडवांस रेंटल के लिए नोट्स टू द अकाउंट, उसमें जो मेन प्रॉब्लम है सिर्फ यही चीज का। अच्छा, अब जो डिफरेंस है, किस चीज का डिफरेंस, कि जनाब आपके पास जो नोट्स टू द अकाउंट्स हैं उनको अगर हम लोग ये एरियर में आ जाएं तो क्या होगा। याद कीजिए पिछले हफ्ते में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम लोगों ने
एक क्वेश्चन किया था और उसका हमने लीज स्केड्यूल बनाया था और वो इन एरियर वाला था। पहला सवाल था, मैंने कहा था कि सीफैप की बुक का क्वेश्चन है, याद है ना? हाँ जी, प्रोग्रेस लिमिटेड। और उसने आपकी बुक वाले ने भी उसको दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये मैं कल देख रहा था, मैंने कहा यार मैं देखूँ जैसे बुक वाली एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, तो उसने उसको भी एग्जाम्पलीफाई किया हुआ, तो मैंने कहा चलें कम से कम हमारी डायरेक्शन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अच्छा जी, अब ये बेटा समझ आ गई बात की? ओके, अब यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ और आपने उसका लीज स्केड्यूल भी बनाया होगा। लीज स्केड्यूल जरा दिखा दीजिए, सबके सामने है क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया था प्रोग्रेस लिमिटेड वाला। लीज स्केड्यूल जरा बता दीजिए, ईयर आ जाएगा सर जिसमें 800,000 की पेमेंट्स थी। मेरा ख्याल है, ओपनिंग आ जाएगा, लायबिलिटी, इंटरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद फिर जनाब आपके पास आ जाएगा पेमेंट और लास्ट में क्लोजिंग। कितने साल की थी जनाब ये भी 3 साल की थी बस। 1 2 3 जी बेटा, कितनी लायबिलिटी थी ओपनिंग में? 1920013। इंटरेस्ट कितना लगा था जी? 231 246। पेमेंट कितनी की थी बेटा आपने? 8 लाख रुपए। और क्लोजिंग कितना आया था? 1351 259 जी, तो 1351 259। इंटरेस्ट 800,000 की पेमेंट और रिमेनिंग सॉरी 714 ओके जी 714,004 और इंटरेस्ट और इसको मैंने कहा था 6 कर लीजिएगा ताकि 8 लाख पूरे का पूरा हो जाए। ओके जी, अच्छा अब देखिएगा मैं इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने जा रहा हूँ। अब ये एडवांस वाला था पिछले क्वेश्चन में, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? अब ये हमारे पास एरियल वाला आ जाएगा। अब इसमें जो आपने लीज लायबिलिटी थी आपने उसको देखना है कि जो पेंडिंग लायबिलिटी है, जो आपने अगले साल कितनी पेमेंट करनी है। ठीक है, अगले साल कितनी पेमेंट करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस यही पे करेंगे ना अगले साल, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? विद इन 1 ईयर में एरियर रेंटल्स के लिए विद इन 1 ईयर में कितना डिफरेंस पे करोगे? करंट पोर्शन, इन दोनों का डिफरेंस कितना? इन दोनों का डिफरेंस बेटा 637 255। ये आपके पास आएगा करंट पोर्शन जो आपने अगले साल पे करना है, और उससे अगले साल यानी कि मोर देन 1 ईयर बट लेसर देन 3 ईयर, तो वो आपने कितना पे करना है जी? 714,004। दैट्स इट जी, वही ठीक है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप करंट और नॉन करंट, क्योंकि भी लीज ही हमारे पास 3 साल की है, अगर ये हमारे पास 6-7 साल की लीज होती, ठीक है, तो हम इसको बाइफरकेट कर लेते। कैसे बाइफरकेट करते? लेट्स सपोज ये हमारे पास लीज लायबिलिटी होती है जनाब 4-5 साल की, यहाँ पे कुछ अमाउंट आ रही है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे जनाब लेट्स सपोज आ जाता कोई 351059, ठीक है जी, और फिर जनाब हमारे पास चौथे साल में आ जाता जी 172081 और यहाँ पे ख़त्म हो जाता। तो इसको मैं क्या कहता जनाब, जो ये आपके पास कौन सी अमाउंट आएगी जो आपने कब पे करनी है? 1 साल के बाद, ठीक है। और ये वाली अमाउंट कौन सी आएगी जनाब? मोर देन 3 ईयर्स। दोनों के दोनों अमाउंट्स मोर देन 3 ईयर्स में आ जाएंगे, क्योंकि 3 साल के बाद जो आपने पेमेंट करनी है वो ये आ जाएंगे यहाँ पे। सर एरियर में हम सिर्फ वो पेमेंट कितनी है ना जो हमें पे करना होता है? किसमें? एरियर वाले, एडवांस वाले में जो हमने पेमेंट करनी होती है अगले जो से साल में जितनी हमने पेमेंट करनी है वो सारा कुछ हम लोग लिख लेते हैं। जी बिल्कुल, 800,000 यहाँ पे आना था, ठीक है, और यहाँ पे भी 800,000 आना था। ओके, नोट्स टू द अकाउंट्स क्लियर? मुश्किल बात तो कोई नहीं है। चलें जी, अच्छा जनाब, अब हम बात कर लें, यहाँ तक सब क्लियर है बेटा? अच्छा बेटा, आप लोगों के पास अब कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है
कि जिसमें आप लोगों को परेशानी हो रही हो। डिसमेंटलिंग कॉस्ट का भी हमने देख लिया कि आपने उसको कैसे लेके चलना है। उसके बाद गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू वाला भी हमने देख लिया कि आपने उसको कैसे काउंट फॉर करना है, ठीक है। उसके बाद हमने कल की क्लास में वो भी देख लिया था कि अगर आपके रेंटल्स जो हैं वो अब उसको लीज टर्म को आप एक्सटेंड कर रहे हैं या उसको कम कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने आज की क्लास में ये भी देख लिया कि आपके जो रेंटल्स हैं अगर वो डिफरेंट होते हैं तो आप उनको कैसे लेके आएंगे, ओके। और नोट्स टू अकाउंट्स भी हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक आखिरी चीज़ हमारे पास रह गई है और वो हमारे पास है जनाब शॉर्ट टर्म लीज या फिर लो वैल्यूड लीज, ओके। क्योंकि सीफैप लेवल पे आपने इसको असेस करना थोड़ा सा ज़रा डिफिकल्टी लेवल होता है इसको असेस करने के लिए, लेकिन कैप लेवल पे वो आपको मेंशन कर देता है। किस चीज़ को मेंशन करता है जनाब, वो आपको बताता है कि भाई साहब जो लो वैल्यूड लीज है, मतलब वो आपको मेंशन कर देगा कि भाई ये हमारे पास लीज है और नीचे लिखा होगा कि दिस लीज इज या लो वैल्यूड लीज, ये आपके पास क्या है जी, लो वैल्यूड लीज है। अब लो वैल्यूड लीज का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू इतनी कम है कि आप उसको अपना राइट ऑफ यूज एसेट बना लेंगे तो मतलब काम खराब होगा, क्या बेचारे को डेप्रिशिएट करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपने मोबाइल जो है वो लीज पे ले लिया 3 साल के लीज पे, आपने आईफोन 15 ले लिया जनाब 3 साल के लीज पे, उसका रेंटल आप ज़्यादा से ज़्यादा कितना पे करोगे? नहीं 36 महीने है ना, तो अगर आप उसको फॉर एग्जांपल वो कितने का आता है आजकल कैश प्राइस में, कितने का आता है वो? मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। हाँ ये देखो ना अमीर बच्चा बोला है, चले 4 लाख रुपए, ठीक है। तो 4 लाख रुपए वो ऊपर जो प्रॉफिट अगर लेट सपोज वो ले लेता है तो तकरीबन 6 लाख रुपए ले लेगा, 2 लाख रुपए प्रॉफिट ले लेगा 3 सालों का। तो अब इसको अगर मैं 36 पे डिवाइड करता हूं तो कितना आंसर आएगा जी मेरे पास? 10,000 ही आएगा मेरे, नहीं देखिएगा जरा कितना आएगा, 5 लाख 50 5,000 60,000 6 लाख डिवाइड बाय 36 है। हाँ दे देता है यार, कोई बात नहीं, हम एज्यूम कर लेते हैं, दे देते हैं वैसे। क्या कौन? ये जो 6 लाख में दे रहे हैं क्यों? 2 लाख रुपए का मतलब वो 4 लाख रुपए लगा के 2 लाख रुपए का उसको प्रॉफिट मिल जाएगा तो उसको और क्या चाहिए? जो ले रहा होगा बेवकूफ वो होगा कि सब्र कर ले थोड़ा सा, 17,000 रुपये मतलब जोड़ता रहे तो 1 साल बाद मतलब 1.5 साल बाद ले लेगा जाके। तो ये जिन लोगों को थोड़ा सा मसला होता है ना तो वो ये हरकत इस तरह की कर लेते हैं, ठीक है। एनीवेज वो उनको लगता है कि ये 17,000 तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर वो इसी को जोड़ते रहे तो बड़ा मज़ा आता है। एनीवेज चलते हैं जनाब हम लोग आगे, हम ना इसके साथ कंसर्न है और ना ही हम इसको लेना चाहते हैं। तो वो इतने लो वैल्यूड एसेट्स होते हैं कि जिनको हम लोग रिकॉग्नाइज करते हुए भी हमारा स्टैंडर्ड शर्मा जाता है। तो हम क्या चीज़ है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपके पास लो वैल्यूड एसेट है तो उसको आपके पास ऑप्शन है, क्या कर लो, राइट ऑफ यूज एसेट में ले जाओ, जैसे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो लीज लायबिलिटी बना के, तुम्हारी मर्जी है। अगर नहीं तो फिर आप उसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दो। कैसे चार्ज करोगे? आप लिखोगे लीज रेंटल एक्सपेंस, लीज रेंटल डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, उसको आप एक्सपेंस बना लोगे अपना, ठीक है। इसी तरह वो कहता है जी शॉर्ट टर्म लीज, शॉर्ट टर्म लीज का मतलब होता है जो लेसर देन 1 ईयर हो, 12 महीने से कम हो, ठीक है जी। अब शॉर्ट टर्म लीज के लिए हम लोग बात करते हैं जनाब, लेसर देन 1 ईयर का मतलब यहाँ पे हम लोग ये लेते हैं कि जी शॉर्ट टर्म लीज जो है वो क्योंकि 12 महीनों से कम है तो पूरा साल भी कंसीडर नहीं की होगी, ठीक है। पूरा साल भी आप इसको, क्योंकि एसेट की डेफिनेशन क्या है कि जो हम क्या जिसको करते हैं जनाब अगले 1 साल से ज़्यादा के लिए हमें तो क्या करे वो बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट हमें मिल रहा हो। तो कहता है जी अगर आपके पास शॉर्ट टर्म लीज है, लेसर देन 12 मंथ आपके पास कोई टाइम पीरियड है लीज का, तो आप उसको भी क्या कर सकते हैं, या तो उसको राइट ऑफ यूज एसेट में ले जाइए या फिर उसको लीज रेंटल एक्सपेंस डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट करके उसको वहीं पे चार्ज कर दीजिए। हाँ जी, हमने उसको एक्सपेंस ही चार्ज करना है। अच्छा फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड एक और चीज़ आपको बताता है कि अगर शॉर्ट टर्म लीज है और एट द एंड ऑफ लीज टर्म एसेट मिलना है लेसी को, एसेट किसको मिलना है? लेसी को, ठीक है। या उसके पास ऑप्शन है और वो रीजनेबली सर्टेन है कि वो क्या करेगा, वो एसेट को अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेगा। तो कहते हैं फिर आपने इसको राइट ऑफ यूज ही कंसीडर करना है, फिर आपने इसको एक्सपेंस नहीं बनाना, ठीक है। तो एक्सपेंस बनाने के लिए हमारे पास 2 सिचुएशंस हैं, या तो शॉर्ट टर्म लीज हो जाए या फिर लो वैल्यूड लीज हो जाए, ओके। और अगर शॉर्ट टर्म लीज में हमारे पास ऑप्शन टू परचेज है और हम सर्टेन है कि जनाब हम परचेज करेंगे, तो फिर आपने उसको राइट ऑफ यूज एसेट डिक्लेयर करना, जैसे ही आपने प्रॉपर इसका स्केड्यूल बनाना है। ऑल क्लियर?
यहाँ तक मसले मसाइल, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब आपकी बुक के अंदर ना एक चीज़ लिखी है स्टार्टिंग में, मैं देख रहा था कल, डेफिनेशंस के अंदर ही लिखा हुआ जनाब, मैं इसको ज़रा पढ़ देता हूँ। शॉर्ट टर्म लीजेस और लीज ऑफ लो वैल्यू आइटम्स। ओके जी, मैं दोनों को पढ़ रहा हूँ जी। कहते हैं जनाब शॉर्ट टर्म लीज के आ लीज दैट एट कमेंसमेंट डेट हैज़ आ लीज टर्म ऑफ 12 मंथ्स और लेस इंक्लूडिंग एक्सटेंशन ऑप्शनल एटसेट्रा। A lease of that contains a purchase option is not a short term lease। ठीक है जी, this exemption is available by to lessee by class of assets। अगर तो वो at the end of lease term lessee को मिल जाएगा तो फिर हम इसको short term lease consider नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, लो वैल्यूड के अंदर ना एक पॉइंट बड़ा मजेदार मेरे माइंड में आ गया। लो वैल्यूड एसेट के अंदर हम बाज़ औक़ात ये भी करते हैं कि अब लेट सपोज हम जनाब एक गाड़ी परचेज कर रहे हैं पुराने मॉडल की, कोई 2001-2 मॉडल की गाड़ी हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और कौन सी जनाब, खैबर, शराड या फिर खैबर, पता है गाड़ियों का? आपके पैदा होने से मेरे ख्याल पहले की होंगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 2001 में तो आप पैदा नहीं ना हुए थे? हाँ, बस ठीक है। तो शराड या खैबर जनाब, हम उस ज़माने में बहुत वीआईपी किस्म की गाड़ियाँ होती थी, शराड या खैबर। तो जनाब लेट सपोज वो आपको मिलती है 80,000 रुपये की, या 1991 की जनाब, मेरे भी पैदा होने से पहले 80,000 रुपये की जनाब आपको गाड़ी मिल गई। अब गाड़ी है 80,000 रुपये की, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है जी, लो वैल्यूड एसेट, क्योंकि ये इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है कि जनाब आप इसको जो है वो एसेट की उसमें लेके जाएं, लो वैल्यूड एसेट, ठीक है। लेकिन जब ये गाड़ी नई बनी होगी तो क्या इसकी वैल्यू इतनी ही होगी? हमने कहा नहीं भाई साहब, उस ज़माने की अगर मैं बात करूँ तो उस ज़माने में बड़ी महंगी गाड़ी थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसेट अगर आपने सेकेंड हैंड एसेट लीज पे लिया और वो जब ओरिजिनली जब आपने इसको परचेज करना होगा या जब ये ब्रांड न्यू होगा तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, तो आप उसको लो वैल्यूड एसेट आप उसको कंसीडर नहीं करोगे, तो उसको हम लोग राइट ऑफ यूज बनाएंगे, ठीक है। तो लो वैल्यूड एसेट के लिए हम बात कर रहे हैं कि जब आप इसको ब्रांड न्यू परचेज करें तो उस टाइम भी उसकी वैल्यू लो हो। क्लियर? अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ लो वैल्यूड एसेट में कहता है जनाब, द लीजेस फॉर विच द अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ low value, for example telephones, laptop, computers and office furnitures, if a lessee subleases an asset or expects to sublease an asset। अच्छा, यहाँ पे एक और भी बात उसने कर दी है, कहता है जी लेट सपोज आपने मोबाइल लिया लीज पे, हमने कहा जनाब लो वैल्यूड है, आपने उसको सबलीज पे दे दिया, आपने कहा कि जनाब 17,000 रुपये मैं पर मंथ पे करूंगा, आपने कहा लो जनाब ये 18,000 रुपये 3 साल के साथ और ये 18,000 रुपये पर मंथ तुम्हें मैं दे रहा हूँ सब लीज पे। तो अब यहाँ पे कहता है जी फिर इसको भी मैं लो वैलिड एसेट कंसीडर नहीं करूंगा, सब लीज पे दे दें तब भी लो वैलिड नहीं होगा, ठीक है, और जब आपने इसको ओरिजिनली बाय किया होगा तब भी अगर उसकी वैल्यू ज्यादा है तो तब भी सब लीज उसमें लो वैलिड में कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो दोबारा पढ़ रहा हूँ जनाब, द लीजेस फॉर विच द अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ लो वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर्स एंड ऑफिस फर्नीचर, इफ अ लेसी subleases an assets or expects to sublease an asset, the head lease does not qualify as lease of a low valued asset। ठीक है जी। और उसके बाद कहता है जी a lease of an underlying asset does not qualify for a lease of a low valued asset। कब, कौन सी सिचुएशन में? if the nature of the asset is such that when new the asset is typical not of low value। ओके, तो दो सिचुएशन बन जाएंगी जहां पे हमने लो वैल्यूड एसेट को कंसीडर नहीं करना। तो मैं एक छोटी सी समरी बना देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। नहीं, दोनों तरीके से। किस तरीके से? वो देखेंगे ना अभी, वो लेसर वाला तो इनकम बनेगी उसके सिंपली, तो उसको देखेंगे हम लोग, अभी लेसर वाला पोर्शन देखेंगे। तो हमारे पास जनाब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म लीज की। ये बेसिकली एग्जम्पशंस हैं। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय केसेस है, एम्प्लॉय और लो वैल्यू एसेट भी नहीं है, राइट ऑफ यूज, और उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते, नॉन कैंसिलेबल है, तो ये राइट ऑफ यूज आ जाएगी। एग्जम्पशंस फॉर आईएफ या एग्जम्पशन फॉर लेसी इन आईएफ RS 16, दो एग्जम्पशन है जनाब।
कि आप उनके ऊपर स्टैंडर्ड ये वाला अप्लाई ना करें, इसको सिंपली एक्सपेंस बना लें। 2 एग्जाम्पशंस हैं जी, कौन कौन सी? शॉर्ट टर्म लीज और शॉर्ट टर्म लीज का मतलब क्या है जी? विद इन 1 ईयर। और दूसरा जनाब लो वैल्यूड एसेट, और इसका मतलब क्या है जनाब? हैविंग इमटेरियल वैल्यू। ओके, और इसमें जनाब आपके पास एक सिचुएशन कौन सी बनेगी शॉर्ट टर्म लीज में? शॉर्ट टर्म लीज के भी हमने बात की थी कि IFRS 16 की एग्जाम्पशन मिल जाएगी आपको कौन सी सिचुएशन में? अगर आपके पास सिंपली एसेट जो है वो 12 महीने वाला, ठीक है। और कब आपको राइट ऑफ यूज में इसको कंसीडर करना पड़ेगा? जी, अगर वो परचेज ऑप्शन मौजूद है। तो यहां पे हम कहते हैं जनाब नो परचेज ऑप्शन, ठीक है जी, नो परचेज ऑप्शन। और यहां पे जनाब अच्छा, परचेज ऑप्शन मौजूद होने का हरगिज मतलब ये नहीं कि जनाब वो एक्सरसाइज भी करेगा, अगर एक्सरसाइज करेगा तो फिर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परचेज की बात कर रहा हूँ। तो जनाब अगर तो परचेज कर लेगा तो फिर क्या होगा? IFRS 16। और अगर परचेज ऑप्शन नहीं है तो फिर IFRS 16 और एक्सपेंस, जो भी आपका दिल करे वो कर लीजिए। अच्छा जी, अब जनाब हम लो वैल्यूड एसेट की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पे 3 सिचुएशंस बन जाएंगी। कौन कौन सी? एक आपके पास बनेगी सब लीज की, ओके। एक आपके पास बनेगी जनाब नॉट लो वैल्यूड व्हेन न्यू, ठीक है जी। और दूसरा आपके पास आएगा जनाब लो वैल्यूड, ओके। तो सब लीज में भी आपको IFRS 16 लगाना पड़ेगा, और अगर ओरिजिनली जब नया था तो उस टाइम लो वैल्यूड नहीं था, तब भी आपको IFRS 16 लगाना पड़ेगा। और अगर लो वैल्यूड तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि क्या कर लो, IFRS 16 लगा लो और एक्सपेंस डिक्लेयर कर लो। ऑल ओके, ऑल क्लियर। तो जनाब लेसी का जो पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी अकाउंटिंग थी वो हमने आज यहाँ पे क्या कर दी, खत्म कर दी। लेसर की जो अकाउंटिंग है वो बिल्कुल मतलब सिंपल सी है, मेन मसला है ही लेसी का, ठीक है जी। लेसर का देखेंगे यही चीजें होंगी, नाम मुख्तलिफ होंगे, इनिशियल रिकॉग्निशन उसकी थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट होगी, राइट ऑफ यूज एसेट वो किसी और तरीके से रिकॉग्नाइज कर रहा होगा। यहाँ पे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू तो वहाँ पे अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू का भी तस्करा किया जाएगा। यहाँ पे हम लीज पेमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है जी। तो राइट ऑफ यूज एसेट लीज पेमेंट की बात करें तो वो आपके पास ग्रोस इन्वेस्टमेंट की बात करेगा, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट की बात करेगा, ओके। तो वो लीज इनकम कंसीडर करेगा, हम इसको लीज रेंटल कह रहे थे। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह ताला हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि लेसर जो है वो किस तरह से काम करता है। और कल आप लोगों को पता है कि आपका टेस्ट है इंशाल्लाह लेसी का सारे का सारा। क्यों? कितने बच्चे कहते हैं कि टेस्ट मंडे वाले दिन रख लें? कितने बच्चे कहते हैं कि कल टेस्ट रख लें? चले मंडे वाले दिन इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी मजीद प्रैक्टिस मिल जाएगी बेटा, ठीक है। मैं इसका सोल्यूशन भी भेज दूँ। वैसे तो ये क्वेश्चन बुक में मौजूद है, अगर आप इसका बुक से भी सोल्यूशन देख लें तो ठीक है, वैसे भी मैं आपके साथ सोल्यूशन इसका शेयर कर देता हूँ क्वेश्चन का। तो ये पूरे क्लास ऑफ एसेट्स में लगेगी क्लास। अच्छा, अब इसमें ना बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो जब हम जाएंगे ना एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इसमें वो बेसिकली बात ये करता है कि जी शॉर्ट टर्म लीज के अलावा लो वैल्यूड एसेट में जो भी आपने पॉइंट रेज किया कि अगर इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं ना, अगर इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं और उन कंपोनेंट्स को वो लो वैल्यूड है या शॉर्ट टर्म है तो हम उनको अलग अलग भी लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं इस वजह से डिटेल में नहीं गया क्योंकि इसके ऊपर इतना डिटेल में हमारे से क्वेश्चन ना आई कैप लेवल में पूछता है और ना ही वो पूछ सकता है जी। मैं वही अभी सेम क्वेश्चन भाई का था
कि क्लास ऑफ एसेट को हम लोग कंसिडर करेंगे या कंपोनेंट्स को, तो इट्स बेटर कि हम कंपोनेंट्स को देख लें, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल आपने 10 लैपटॉप्स परचेज किए, एक लैपटॉप लाख रुपए का था, तो 10 लाख रुपए तो बन गए ना क्लास ऑफ एसेट के, ठीक है। तो क्या अब आप उसको लो वैल्यूड कंसिडर करेंगे? तो हम क्या कहते हैं कि हम इसमें बेस्ट अप्रोच क्या है, स्टैंडर्ड में कहता है कि जी आप इसको कंपोनेंट में डिवाइड कर दें, अगर कर सकते हैं तो। अब जारी बात है सारे के सारे लैपटॉप अगर एक खराब हुआ तो सारे तो नहीं खराब हो जाएंगे, अगर हमने एक निकाला तो सारे तो नहीं निकाल देंगे, हम किसी एक काद को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम क्या करें, इसको कंपोनेंट्स की तरफ लेके जाएं। तो हर कंपोनेंट को अगर हम अलग अलग देखेंगे लाख लाख रुपया, तो वो क्या बन जाएगा, लो वैल्यू एसेट, ठीक है। लेकिन ये सीफैप में जाकर इंशाल्लाह इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चन वो दूसरा है कि उसने एक आपको एसेट दिया, ठीक है, और साथ उसने लैपटॉप भी दिया, तो लैपटॉप को डेप्रिशिएट भी करवा रहा होता है। वो इसके अंदर गिवन है क्वेश्चन, जो मैंने आपको फाइल भेजी है ना, इसके अंदर गिवन है, इसका सोल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। आखिरी जो क्वेश्चन है 2, वो इसमें से शॉर्ट टर्म और लो वैल्यूड एसेट वाले हैं, ठीक है जी।